नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की इसी भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र जनमत में होने वाला है वो हरियाणा से आ रही है। हरियाणा का मेवात, नाम लेते ही कुछ तस्वीरें अपने आप जहन में आने लगती हैं। वही मेवात जहां पर उपद्रवी, उत्पाती और जिहादी संरचना किस तरीके से बल लेती हुई नजर आ रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां पर एक बार फिर से जिहादियों ने खुलेआम नंगा नाच किया है। पुलिस दल पर खुलेआम हमला किया गया है। तस्वीरें जरा सामने रख दीजिए। कश्मीर की तर्ज पर यहां भी पत्थरों और अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई और सुरक्षा बलों को घेर कर उन पर हमला किया गया। वास्तव में इस तरह की घटनाएं अब मेवात की पहचान बनती जा रही है। हमने ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके सामने रखी भी है कि किस तरीके से मेवात हिंदू विहीन होता जा रहा है और अब तो यहां पर जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहां पर किस तरीके से जिहादी लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रख रहे हैं। कानून का कोई खौफ नहीं है। यहां तो पुलिस बल पर ही खुलेआम पत्थरबाजी की जा रही है। मेवात लगातार देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जिस तरह से यहां की मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और गांव दर गांव हिंदू विहीन होते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। आंकड़े बताते हैं कि कई गांवों में अब हिंदू परिवार गिनती के ही बचे हैं। जहां मुसलमानों की आबादी का अनुपात बढ़ जाता है वहां कानून व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसकी बानगी मेवात से आई है। यही कारण है कि पुलिस तक यहां पर सुरक्षित नहीं रह गई है। अब सोचिए, जब पुलिस बल को खुलेआम निशाना बनाया जाता है तो आम नागरिक कितना असुरक्षित महसूस करता होगा। जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो किसी भी सरकारी टीम पर हमला करने से नहीं हिचकते और ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। पहले कश्मीर को पत्थरबाजी और हथियारों से अस्थिर किया गया और अब मेवात में उसी पैटर्न को अपनाया जा रहा है। ये सवाल गंभीर है कि आखिर क्यों देश के भीतर ऐसे इलाके तैयार हो रहे हैं जहां प्रशासन का नियंत्रण कमजोर पड़ता जा रहा है। क्यों वहां के लोग कानून के बजाय भीड़ और कट्टरपंथ की ताकत पर भरोसा करने लगते हैं। मेवात जैसे क्षेत्र देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए टाइम बम की तरह है। अगर इन्हें समय रहते नियंत्रित ना किया गया तो हालात बिगड़ते ही जाएंगे। साफ है, ये सिर्फ एक हमले की खबर नहीं है, ये उस बड़े खतरे की तस्वीर है जिसमें मेवात धीरे धीरे फंसता जा रहा है। और यहां की घटना ये साबित करती है कि आतंक और कट्टरपंथ किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से जिहादियों के हौसले बुलंद हैं जो पुलिस पर भी पथराव करने से बाज नहीं आते। और ऐसे में जरूरत है सख्ती की, ऐसे में जरूरत है एक ऐसी कड़ी कार्रवाई की जो इन जिहादियों पर नकेल कसने के लिए मजबूती के साथ सामने रखी जाए। तो मेवात में जो हो रहा है इसमें जरूरत है सख्ती की और ताकत के साथ ऐसे जिहादी तंत्र को कुचलने की। उत्तर प्रदेश इसका बड़ा उदाहरण है क्योंकि मेवात की तरह ही इसी तरह जिहादी यहां पर भी बरेली में कल आपको याद होगा मजहबी तांडव करते हुए नजर आए थे। जहां कल हमने देखा कि जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के नाम पर एक कैंपेन चलाया गया और इस कैंपेन में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बरेली में उपद्रव उत्पात मचाया गया। पोस्टर और नारे लेकर जिहादी भीड़ सड़कों पर उतर आई। प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि शांति भंग नहीं हो, सड़कें जाम ना हो, लेकिन बावजूद इसके पत्थरबाजी हुई, पुलिस बल पर हमला हुआ, कानून को खुली चुनौती दी गई
और इस पूरे बवाल का सूत्रधार वही तौकीर रजा निकला। मौलाना तौकीर रजा, वही मजहबी कटमुल्ला जिसके बुलावे पर हजारों उपद्रवी इकट्ठा हो गए और कानून व्यवस्था को रौंदने की कोशिश की। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां दंगाइयों को संरक्षण नहीं मिलता बल्कि जेल की सलाखें मिलती हैं। वास्तव में इस हिंसा के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आई। पुलिस ने तौकीर रजा समेत 8 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और बाकियों की पहचान करके गिरफ्तारी की कार्रवाई लगातार जारी है। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया कि नुकसान की भरपाई इन्हीं उपद्रवियों से कराई जाएगी। लेकिन यहां सवाल यही है कि आखिर कब तक मजहब के नाम पर इस तरीके की साजिशें रची जाती रहेंगी। जब बरेली में बवाल शांत हुआ भी नहीं था, तभी लखनऊ से नई चुनौती खड़ी कर दी गई। और खड़ी करने वाली कौन? शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा खुलेआम ये चेतावनी, ये चुनौती दे रही हैं कि लखनऊ में भी ऐसी ही भीड़ जुटेगी और ये भीड़ नहीं बल्कि सैलाब होगा। यानी साजिश साफ है। पहले बरेली, अब लखनऊ और फिर पूरे उत्तर प्रदेश को मजहब की आग में झोंकने की कोशिश। लेकिन इसी बीच कट्टरपंथियों को आईना दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग मुसलमानों से परेशान हैं। ये बयान इस पूरे विवाद की जड़ को उजागर कर देता है। योगी सरकार का संदेश साफ है, बुलडोजर रुकेगा नहीं, दंगाई बचेंगे नहीं और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों को भी पुलिस ढूंढ निकालेगी। उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है, मौलाना का राज नहीं। और इसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से इन दंगाइयों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, इस बात को समझाते हुए हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके पुत्रों के साथ हाथ मिलाया करते थे। तो सुना आप, ये है सीएम योगी की वो दहाड़ जो मजहब के नाम पर उपद्रव फैलाने वाले जिहादी उन्मादियों की नींदें हराम करने के लिए काफी है, जिसे सुनकर मजहब के नाम पर साजिश रचने वालों की जमीनें खिसक जाएंगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश को मजहब के नाम पर अस्थिर करने की जिहादी साजिश और आई लव मोहम्मद के फेक प्रोपेगेंडा की आड़ में राज्य को जलाने वालों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा और स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया। क्योंकि यूपी में अब वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण देती थी। अब यूपी में कानून चलता है, बुलडोजर चलता है, किसी मौलाना या उपद्रवी का राज नहीं चलता। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर। बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारे लेकर जिहादी भीड़ सड़कों पर उतर आई। चेतावनी थी, शांति भंग मत करो, सड़कें जाम मत करो। लेकिन जिहादी भीड़ ने पत्थरबाजी कर दी, पुलिस पर हमला बोला और कानून को चुनौती दी। इसके बाद एक्शन मोड में आते हुए योगी सरकार ने मुख्य आरोपी कठमुल्ले तौकीर रजा के साथ अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। रजा वही मजहबी कठमुल्ला है जिसके बुलावे पर भारी संख्या में जिहादी उपद्रवी पहुंच गए थे, लेकिन भूल गए कि यूपी में सरकार किसकी है। लेकिन बरेली के बवाल के बाद भी जिहादी बयानबाजियां कम नहीं हुई हैं। अब मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा आई लव मोहम्मद के नाम पर
लखनऊ में भीड़ जुटाने की अपील कर रही हैं और कह रही है लखनऊ में भीड़ नहीं सैलाब आएगा। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कट्टरपंथियों को आईना दिखाते हुए कहा, दुनिया भर के लोग मुसलमानों से परेशान हैं। तो वो कौन मुसलमान हैं, उनको मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन्होंने मोहम्मद साहब के साथ अन्याय किया था या उनके घराने के साथ। तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। आई लव मोहम्मद जैसे फेक मजहबी एजेंडा आज देश भर में अस्थिरता फैलाने की जिहादी साजिशों का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन यूपी में योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर रुकेगा नहीं, दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों तक पुलिस पहुंचेगी। योगी सरकार का संदेश बहुत साफ है, यहाँ कानून का राज चलता है, मौलाना राज नहीं। बरेली में उपद्रवी जेल भेजे जा रहे हैं, बाकियों की तलाश लगातार जारी है और नुकसान की वसूली भी सुनिश्चित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। ये जानते हैं कि पर्व और त्योहार, उत्साह और उमंग का समय होता है। हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ, समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना, ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो दो टूक अल्टीमेटम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे जिहादियों को दे दिया है, ऐसे दंगाइयों को दे दिया है कि किसी भी हाल में ये हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उनके साथ वो किया जाएगा जो उनकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां पर क्योंकि ये चुनावी राज्य है, चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दमखम लगा रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति यहां पर तेज कर दी है। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हैं और अमित शाह ने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। इस बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और कई वरिष्ठ नेता की उपस्थिति रही। उधर अमित शाह ने इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार लक्ष्य 225 सीटें जीतने का है और इसे हासिल करने के लिए हर उम्मीदवार को कड़ी मेहनत करनी होगी। शाह ने यह भी कहा कि चुनाव को एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लड़ना है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसे भूलकर केवल एनडीए की जीत को प्राथमिकता देनी होगी। वास्तव में इस बैठक की सबसे बड़ी चर्चा अमित शाह के MMM फॉर्मूले की रही है। अब ये MMM फॉर्मूला क्या है? दरअसल शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का नया मंत्र दिया। कहा कि इस बार चुनाव का असली आधार MMM यानी महिला,
मोदी और मंदिर होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाएं परिवार और समाज का केंद्र होती हैं और महिलाओं तक सीधे पहुंचना भाजपा के लिए निर्णायक साबित होगा। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और राम मंदिर जैसे आस्था से जुड़े मुद्दे भाजपा की चुनावी रणनीति के मूल में हैं। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग पूरी तरह की गई है और तैयार सूची अमित शाह को सौंप दी गई है। यानी साफ है कि भाजपा अब उम्मीदवारों की घोषणा से लेकर प्रचार रणनीति तक हर स्तर पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। किस तरीके से अमित शाह की ये हुंकार, ये गर्जना और ये तैयारी बिहार में चुनावी लिहाज से एनडीए यानी बीजेपी नीति सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, आइए आपको समझाते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में शाह की 225 सीटों की रणनीति भारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिला 225 सीटों का मंत्र। बिहार में बीजेपी को मिला एम फॉर्मूले का वरदान। एम फॉर्मूले से विपक्ष की रणनीति में भूचाल। बिहार विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन के लिए बिहार दौरे किए। इस दौरान वे अलग अलग जिलों में बैठकें कर रहे हैं और नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति समझा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रिपल एम का नया फॉर्मूला भी अपनाया। अमित शाह ने संदेश दिया है कि इस बार जीत का लक्ष्य 225 सीटों का है और इससे हर उम्मीदवार को मेहनत करनी ही होगी। शुक्रवार को पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में अमित शाह ने प्रदेश के शीर्ष नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कौन क्या है ये भूल जाइए, चुनाव को एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लड़िए, केवल एनडीए की जीत को प्राथमिकता दीजिए। यही नहीं, अमित शाह ने ट्रिपल एम यानी कि महिला, मोदी और मंदिर को जीत का नया मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार का केंद्र होती हैं और उनसे जुड़ना भाजपा के लिए निर्णायक होगा। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के बाद तैयार लिस्ट अमित शाह को सौंप दी गई। अमित शाह ने विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया में कहा कि इस बार जो भी दिवाली में खरीदारी करेंगे सिर्फ स्वदेशी चीजें ही खरीदें। लालू एंड कंपनी ने लूटा, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और घोटाला कर देश को लूटने का काम किया। हमारे ऊपर विरोधी कभी हावी नहीं हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा इसलिए वो निकाल रहे थे कि चुनाव आयोग घुसपैठियों को मताधिकार से बाहर करे। घुसपैठियों को मताधिकार देना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल बाबा, कहीं भी यात्रा निकालो, हम चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। बिहार में लालू एंड कंपनी को ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर देश को लूटने का काम किया है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हमारे विरोधी भी इस पर एक 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए। हमने पारदर्शिता के साथ सरकार चलाई। कुल मिलाकर ये दौरा अमित शाह का बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और बीजेपी नेता किसी भी हाल में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि इस बार 225 सीटें हमको आगे लेकर बढ़ानी है और साथ ही लालू यादव से लेकर राहुल गांधी तक उन्होंने दोनों ही नेताओं को निशाने पर लिया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले समय में और चुनाव में जनता किस पार्टी को पसंद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो साफ तौर पर राजनीति के चढ़ाके ने कह दिया है कि इस बार ट्रिपल एम का फॉर्मूला चलेगा। कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, घुसपैठिए बख्शे नहीं जाएंगे और बिहार में महिला, मोदी और मंदिर
ये तीनों काम करने वाले हैं। इन सब के बीच हम खबरों में आगे बढ़े, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ आपको लिए चलते हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। जेन ज़ी ने धामी सरकार पर भरोसा जताया है और यही वजह है कि छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की भारी जीत हुई है। नकल विरोधी कानून से युवाओं का विश्वास मजबूत हुआ है। विपक्ष के आरोपों को नकारते दिख रहे हैं ये नतीजे। तो उत्तराखंड से खबर है, जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक और भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं पर विपक्ष और कुछ संगठन लगातार सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे थे। कहा यह गया था कि प्रदेश का युवा वर्ग नाराज है और सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुका है, लेकिन प्रदेश के 100 से अधिक महाविद्यालयों में हुए छात्र संघ चुनावों के परिणामों ने इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। दरअसल इन चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी को भारी ऐतिहासिक जीत मिली है। एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है और इसकी जड़ें कॉलेज और विश्वविद्यालय कैंपस तक फैली हुई हैं। पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद विपक्ष ने यह माहौल बनाने की कोशिश की कि इस बार छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन परिणामों ने साबित कर दिया है कि छात्रों में भाजपा या उसकी सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। तो वास्तव में ये नतीजे पुख्ता करते हैं कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र, खासकर जेन ज़ी पीढ़ी, भाजपा की विचारधारा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा कर रही है। वंदे मातरम साथियों, उत्तराखंड प्रदेश में आज हुए छात्र संघ चुनाव में उत्तराखंड के समस्त छात्र समुदाय ने जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर विश्वास जताया है, जिसके परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पूरे प्रदेश भर में बड़ी संख्या में भारी बहुमत से छात्र संघ चुनाव जीतकर आई है, उसके लिए मैं उत्तराखंड के समस्त छात्र समुदाय का धन्यवाद करना चाहता हूं। यह जीत उस विश्वास की जीत है जिस विश्वास पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिस विश्वास को, विद्यार्थियों के विश्वास को जीता है, यह उस विश्वास की जीत है। और मैं उन सभी का आभार करता हूं जो आज कैंपसों में आए, जिन्होंने भारी मतदान कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रवाद के संकल्प को और भी मजबूत किया और उस विश्वास पर खरे उतरने का संकल्प हम लेते हैं, जिस विश्वास को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर विद्यार्थियों ने जताया है। तो ये है उत्तराखंड की जेन ज़ी, जिन्होंने एबीवीपी यानी भारतीय जनता पार्टी पर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया, भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। अब जेन ज़ीज़ ने नेपाल में क्या किया था याद है ना आपको, लेकिन उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान किस तरीके से मंदिरों को निशाना बनाया गया था, अब उसकी एक एक तस्वीर सामने आने लगी। तो जनमत पे अब बात करेंगे नेपाल की। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहां से अब हैरान करने वाले वीडियोस सामने आ रहे हैं, जिनमें से ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पशुपतिनाथ मंदिर जैसे प्राचीन और पवित्र स्थल पर सुनियोजित तरीके से हमला करने की साजिश रची गई। ये हमला किसी प्रदर्शन या आंदोलन का हिस्सा नहीं, बल्कि जेन ज़ी आंदोलन की आड़ में घुसपैठियों द्वारा अंजाम दी गई सोची समझी साजिश थी। तस्वीरें देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि क्या विरोध के नाम पर पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला किया जा सकता है। नेपाल का रहने वाला शायद ही कोई हिंदू हो जो सपने में भी ऐसा करने की सोचेगा, वो सोच ही नहीं सकता। तो ऐसे में मंदिर पर हमला करने वाले कौन थे? मंदिर परिसर के पास जो उपद्रव हुआ, उनमें जिन युवाओं को कैमरे में कैद किया गया, उनकी पहचान नेपाल की स्थानीय जनता से मेल नहीं खा रही है। सुरक्षा एजेंसी और वायरल फुटेज के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि ये सभी युवक नेपाल में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले घुसपैठिए हैं, जो विशेष रूप से वामपंथी और कट्टरपंथी एजेंडों को पूरा करने के लिए सक्रिय किए गए थे। बड़ी बात यह है कि समय पर नेपाली सेना ने मोर्चा संभाला। नेपाल की हिंदू बहुल जनता, जो सदियों से इस भूमि की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करती आई है, वो कभी भी अपनी आस्था के प्रतीकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पशुपतिनाथ मंदिर के खिलाफ ये षड्यंत्र,
इस बात का संकेत है कि नेपाल को अस्थिर करने की विदेशी ताकतें लगातार प्रयास कर रही हैं और यही वजह है कि यहां पर जो घुसपैठिए आ चुके हैं, जिनमें से रोहिंग्या मुसलमानों की भी बात हो रही है, उन्होंने भी इस पूरे आंदोलन की आड़ में किस कदर हिंदू आस्था को कुचलने का प्रयास किया, पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला किया। ये साजिश अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। गनीमत रही कि नेपाली सेना ने समय रहते मोर्चा संभाल लिया, लेकिन ये तस्वीरें संकेत दे रही हैं, संदेश दे रही हैं कि अभी भी कड़ा कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा नेपाल अपने अस्तित्व के लिए भी आने वाले समय में तरसता हुआ नजर आएगा। और आइए बात करते हैं उस पाकिस्तान की जिसने ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकी को अपने घर में पनाह दी, जिसने अपने देश की जमीन पर आतंकियों की नर्सरी खड़ी की, जिसने जनता के टैक्स के पैसों से आतंकी संगठनों को पाला पोसा, जिसने कश्मीर के खिलाफ जिहादी एजेंडा चलाया और अब वही धूर्त पाकिस्तान दुनिया को कट्टरपंथ पर नसीहत देने निकला है। जी हां, वो पाकिस्तान जिसकी नींव ही मजहब के नाम पर रखी गई, जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार आम बात है, जहां से भेजे गए आतंकी लोगों का धर्म पूछकर गोलियां बरसाते हैं, वही पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाषण के दौरान भारत को लेकर झूठी बयानबाजी की। उन्होंने फर्जी दावे किए और यहां तक कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर भी टिप्पणी की। शरीफ ने हिंदुत्व को लेकर भी सवाल उठाए, लेकिन भारत ने इस पर कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी भारत ने। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने जवाब देने का अधिकार इस्तेमाल करते हुए इस अधिकार का पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि इस सभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बेतुका बयान सुना गया। एक बार फिर पाकिस्तान ने आतंकवाद का महिमा मंडन किया। गहलोत ने साफ कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति के केंद्र में है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान ने क्या कहा और भारत ने उसका जवाब कैसे दिया। दरअसल शहबाज शरीफ ने हालिया संघर्ष पर झूठ फैलाया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान युद्ध जीत गया और यह भी कहा कि संघर्ष रोकने का कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता थी। शहबाज शरीफ यहीं नहीं रुके, उन्होंने हिंदुत्व को दुनिया के लिए खतरा बता दिया और कश्मीर मुद्दा भी उछाल दिया, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दिया। गहलोत ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने ली थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारत ने साफ किया कि 9 मई तक पाकिस्तान भारत पर हमले की धमकी दे रहा था, लेकिन 10 मई को उसकी सेना ने खुद भारत से संघर्ष रोकने की अपील की। इस बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए। इस तबाही की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी हैं। अब जरा सोचिए कि जिस पाकिस्तान ने झूठ बोला कि भारत के 7 विमान क्षतिग्रस्त हुए, उसी पाकिस्तान के रनवे और हैंगर राख में बदल चुके हैं। भारत की प्रतिनिधि ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को ये जीत लगती है तो वो खुश हो सकता है। वास्तव में भारत ने यूएनजीए में यह भी उजागर किया कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दर्जनों आतंकी मारे गए। बहावलपुर और मुरीदके में हुए हमलों की तस्वीरें भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, गहलोत ने कहा कि इन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल हुए थे। लश्कर का आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ
मुरीदके में जनाजे का जब नमाज पढ़वा रहा था, वहां पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे। उसे पूरी तरीके से सैन्य सम्मान दिया गया था और ये तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। भारत ने दुनिया को यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान ने एक दशक तक ओसामा बिन लादेन को अपने मुल्क में छिपा कर रखा, जबकि दुनिया को धोखा देता रहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के मंत्रियों ने खुद माना है कि दशकों से वो आतंकी शिविर चला रहे हैं। भारत ने दोहराया कि दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच कोई भी मामला केवल द्विपक्षीय नहीं है, किसी तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप, ये जो मामला है कोई भी मामला केवल द्विपक्षीय है और किसी तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। भारत ने साफ कहा है कि संघर्ष विराम का समझौता भी दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी डीजीएमओ के बीच हुई सीधी बातचीत से हुआ था। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। तो साफ है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठ बोला, आतंकियों का बचाव किया और हिंदुत्व पर सवाल उठाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने न सिर्फ उसका झूठ पकड़ा, बल्कि दुनिया के सामने इस धूर्त पाकिस्तान की पोल खोल दी। Ladies and gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. पाकिस्तान को साफ तौर से भारत की तरफ से आईना दिखा दिया गया है कि झूठ परोसने वाला पाकिस्तान किस तरीके से साफ गोई के साथ अपने आप को नापाक बता रहा है। लेकिन जो आतंकियों को पोसता हो, जो धर्म के नाम पर आतंकियों को भेजकर भारत को अशांत करता हो, जो लगातार दुनिया भर में आतंकियों को पालता पोसता हो, आतंकी जड़ें अगर कहीं से जुड़ती हैं तो उसका एक सिरा सीधे पाकिस्तान से अगर जुड़ता है, तो फिर इस झूठ को दो टूक जवाब देते हुए भारत की एम्बेसडर ने, ब्रांड एम्बेसडर ने शहबाज शरीफ को यह बता दिया कि अब ये झूठ का एजेंडा नहीं चलेगा। भारत जो ये नया भारत है जो छेड़ने पर छोड़ेगा नहीं। शहबाज शरीफ ने झूठ बोला और भारत ने दो टूक शब्दों में झूठे पाकिस्तान को उसका असली चेहरा दिखाकर दुनिया के सामने उसकी पोल खोल दी। और आइए अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और अभी पाकिस्तान की बात हुई। पाकिस्तान को धूल किसने चटाई? भारतीय सेना ने चटाई। तो आज भारतीय सेना से जुड़ी हुई ही कहानी गुड न्यूज में आपके लिए है। उसके साहस और शौर्य की एक और कहानी। भारतीय सेना के साहसी जवानों ने एक और अद्वितीय उपलब्धि हासिल करते हुए अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चढ़ाई योग्य चोटी माउंट गोरीचेन यानी 6488 मीटर पर ये इतनी ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त कर ली है। यह ऐतिहासिक क्षण 19 सितंबर 2025 को दर्ज किया गया, जब स्पीयर कॉर्प्स के वीर सैनिकों ने पूर्वी हिमालय की परिस्थितियों को मात देकर शिखर पर तिरंगा फहराया। तेज हवाओं, बर्फीली ढालान और ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी जैसे कठिन हालातों के बावजूद सैनिकों ने अदम्य साहस, अनुशासन और अटूट संकल्प का परिचय दिया। यह अभियान केवल पर्वतारोहण नहीं था, बल्कि सेना की प्रतिबद्धता का प्रतीक था। सैन्य शक्ति के साथ साथ पर्यावरणीय चेतना का संदेश। इस रोमांचक चढ़ाई के दौरान सैनिकों ने न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि रास्ते में स्वच्छता अभियान भी चलाया। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय सेना केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा की भी मिसाल पेश करती है। स्पीयर कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस,
पेंढारकर, एवीएस एसएम, वाईएसएम ने इस उपलब्धि पर अपनी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह अभियान केवल शिखर पर चढ़ाई नहीं थी, बल्कि ये साहस, प्रकृति के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का संयुक्त प्रतीक है। माउंट गोरीचेन को रूफ ऑफ अरुणाचल कहा जाता है और अब यह भारतीय सेना की गौरव गाथा में एक और स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ चुका है। इस सफलता के साथ सेना ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो सीमाओं की रक्षक होने के साथ साथ प्रकृति के प्रहरी भी है। तो जनमत के आज के सफर को यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपको बहुत खूबसूरत तस्वीरों के साथ छोड़कर जाते हैं। नवरात्र चल रहा है और नवरात्र बिना गरबा के अधूरा माना जाता है। भोपाल मध्य प्रदेश से ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें आई है जहां पर दशहरे मैदान में लोग झूम कर रहे हैं गरबा। आप भी इन खूबसूरत तस्वीरों को देखिए और गरबा के रंग में रंग जाइए।